Assalamualaikum students. I hope all of you are doing well. I am your physics instructor Ikra Imran, and today we are going to continue our topic of system international units. और मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट्स के बारे में आज बताऊंगी जो कि बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल का हिस्सा नहीं है, मगर स्टिल दे आर वेरी एक्सटेंसिवली यूज इन रिसर्च एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस. सबसे पहला यूनिट क्या है, वो है लाइट ईयर. लाइट ईयर बेसिकली आपके पास डिस्टेंस का यूनिट है. आपने इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना. आई नो इसका नाम कंफ्यूजिंग है, इसके अंदर ईयर आ रहा है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये शायद टाइम का यूनिट है, मगर इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. तो आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये किस यूनिट की बात की जा रही है. सेकेंडली, आप गौर से देखें तो व्हाट डज इट मीन्स. लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, तो हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब है. 1 light year is equal to 9.4607 into 10 raised to power 15 meters. तो आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस किस चीज़ के लिए होता है? ये बेसिकली आपके पास जब लाइट ट्रेवल करती है फॉर 1 whole year, तो जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है इस पूरे साल के दौरान, उसको हम कहते हैं 1 light year. ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है. और ये डिस्टेंस कहाँ यूज़ हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक गेस किया कि आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे इस किस्म के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं. क्योंकि अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे जिसका नाम है, उसके बिल्कुल नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है. और अगर आप उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मैयर करें तो वो इन मीटर्स इट्स वेरी ह्यूज. तो हम लाइट ईयर्स में उसको मैयर करते हैं और इन लाइट ईयर्स वो है 4.9 लाइट ईयर्स. तो अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब ये है कि लाइट को एंड्रोमेडा से हम तक आने के लिए, या हमारी किसी लाइट को एंड्रोमेडा तक जाने के लिए 4.9 ईयर्स चाहिए. तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, कि इवन लाइट कैन नॉट रीच यू इंस्टेंटली. जैसे हम समझते हैं अभी बल्ब ऑन करते हैं फ़ौरन लाइट जल जाती है, मगर इन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस ऐसा नहीं होता. सिमिलरली एक और डिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम. वो भी आपके पास डिस्टेंस का ही यूनिट है बेसिकली, मगर जिस तरह लाइट ईयर बहुत लार्ज स्केल डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है, एंगस्ट्रॉम उतने ही स्मॉल स्केल डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है. इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? ए, उसके ऊपर एक स्मॉल सी नॉट बना देते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 into 10⁻⁻10 मीटर्स. और ये बेसिकली आपके पास न्यूक्लियर या एटॉमिक डिस्टेंस के लिए मेजर किया जाता है. यानी कि आपने बताना है कि किसी भी न्यूक्लियर का रेडियस कितना है, उसका डायमीटर कितना है, किसी एटम का रेडियस डायमीटर कितना है. तो एंगस्ट्रॉम्स की यूनिट्स में बात की जा सकती है. सिमिलरली जो माइक्रोन है ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है, मगर इट्स अ बिट लार्जर देन एंगस्ट्रॉम. तो जो माइक्रोन है उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज़ 10⁻⁻6 मीटर्स. और ये बेसिकली एटम्स और न्यूक्लियस का स्केल नहीं होता, उससे थोड़ा सा ऊपर बेसिकली आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स या ह्यूमन सेल्स जो होते हैं उनके स्केल पे बात की जा सकती है. जैसे कि अगर आप मिसाल ले लें तो RBCs जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके ब्लड में, तो उनका जो साइज़ होता है वो माइक्रोन्स में डिस्कस किया जा सकता है. तो आपने देखा कि कैसे हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट किस्म के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि क्लटर बचाया जाए. अगर आप लाइट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी मीटर्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10 की बहुत बड़ी पावर चाहिए होगी और उसको लिखना हर बार मुश्किल हो जाएगा. सिमिलरली आप न्यूक्लियस है तो उसकी बहुत छोटी पावर्स हो जाएंगी. तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, और उस सिस्टम के लिए सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस के लिए सिर्फ उन यूनिट्स को यूज़ किया जा रहा होता है. तो आपको ये तमाम जो हैं ये जो इनके रिलेशंस हैं ये याद होने चाहिए. डिफरेंट MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में कन्वर्जन्स आ सकती हैं और डिफरेंट तरह से सवाल पूछा जा सकता है, और वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये तमाम रिलेशंस याद हो. तो आई होप सो आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे और ये चीज़ें लिख रहे होंगे उसके अंदर. तो
अब आते हैं, चलते हैं कि व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ वॉच एट 5 PM। ये एक आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ लें, MCQ समझ लें, या आपको किसी भी जगह पे आ सकता है। तो वो किस तरह हम इसको बताएंगे, गौर से देखें। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक क्लॉक है। जब भी आपको कोई ऐसा सवाल आए ना जिसके अंदर एक तस्वीर बन सकती हो, तो मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत अच्छी टिप दूंगी। वो ये है कि आप हमेशा तस्वीर बनाएं। अगर आपके सामने कोई भी सवाल आता है, उसकी कोई ना कोई पिक्चर आपके माइंड में बनती है, उसको समझें और उसे ड्रॉ करने की कोशिश करें। जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो इट्स अ टिप कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए जिसमें न्यूमेरिकल सोल्यूशन होना हो, आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना हो या कोई चीज़ ड्राइव करनी हो, तो सबसे पहले उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो हम एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कि क्लॉक की 12 उसकी डिवीजन्स होती हैं, तो हम वो डिवीजन्स कर लेते हैं, वो क्या होंगी। तो वो क्लॉक की डिवीजन्स क्या होंगी आपके पास, वो ये होंगी। आपको पता है कि उसको पहले हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर मज़ीद आप क्लॉक की डिवीजन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक हो गया। और सेंटर में आपके पास एक, जहाँ पे हैंड्स अटैच होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो हमसे किस टाइम की बात कर रहे हैं। वो हमसे 5 PM की बात कर रहा है। आपको पता है कि 5 PM जब बजते हैं तो आपके पास जो आवर क्लॉक होती है वो 5 की तरफ पॉइंट करती है, और जो मिनट क्लॉक होती है वो 12 को पॉइंट करती है। तो बेसिकली जो सवाल में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि बताएं कि एंगल कितना है। तो अगर आप गौर करें इस सवाल पे, तो बेसिकली आपसे एंगल ही पूछा जा रहा है इन रेडियंस, मगर जो फार्मूलाज हम पहले यूज़ कर आए हैं, जो हमने ड्राइव भी किए हैं सब, जिसमें से एक फार्मूला मैंने आपको बताया भी कि आपने याद रखना है S=r θ, वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि देखें बेटा, जब भी आपके पास इस किस्म का फॉर्मूला होता है, कोई भी इक्वेशन होती है, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ अननोन सिर्फ एक होना चाहिए, या अगर एक नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर होना चाहिए जिससे आप बाकी नंबर ऑफ अननोन्स निकाल सकते हो। बट इन दिस केस इट्स नॉट पॉसिबल। ना ही आपको रेडियस पता है, ना ही आपको आर्क लेंथ पता है, और आपसे थीटा मांगा गया है। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्लॉक और जो टोटल सर्कुलेशन है, टोटल रेवोल्यूशन है, उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। वो किस तरह? वो इस तरह कि आपको ये तो पता है ना कि अगर ये क्लॉक जो 12 की तरफ पॉइंट करी है वो 12 से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और दोबारा 12 पे आ जाए, तो वो कितने नंबर ऑफ रेडियंस कवर करेगी। तो आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस, यानी कि टोटल एंगल इतना है। इसको आप कह सकते हैं कि ये टोटल एंगल है, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया टोटल एंगल। मगर हमें टोटल की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें तो 5 तक जाने की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो लेट्स ब्रेक डाउन द कॉन्सेप्ट। वो किस तरह ब्रेक डाउन करेंगे? वो इस तरह करेंगे कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें और देखें कि आपको पता है यहाँ पे मेरी ड्राइंग थोड़ी अनटाइडी है, मगर इन रियल लाइफ आपने क्लॉक देखी होगी कि हर इंटरवल सेम होता है, यानी कि 1 से 2 2 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 एंड सो ऑन अप टू 12। हर जो एंगल है, हर जो डिस्टेंस है, वो सेम कवर हो रहा होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि थोड़ा सा मज़ीद विजुलाइज करें, वो ये कि आप इस क्लॉक को इस तरह देखें। आप देखिए इस तरह, ये एक डिवीजन है या एक इंटरवल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना है, तो आप मुझे किस तरह बताएंगे? वो आप कह देंगे कि अच्छा यहाँ पे 12 इंटरवल्स हैं और टोटल आपके पास 2 पाई रेडियंस हैं। तो अगर मैं पूछूं कि 1 इंटरवल कितना है, कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, 1 इंटरवल पे जो आपके पास थीटा एंगल है वो आपके पास है 2 पाई रेडियंस ओवर द नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स, वो क्या है 12। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक इंटरवल में π/6 रेडियंस कवर हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे π/6 रेडियन कवर हो रहे हैं, यहाँ पे π/6 रेडियंस कवर हो रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हर
डिवीजन का तो हमने एंगल निकाल लिया, हमें पता लग गया कि इतना कितना एंगल है, मगर हमें तो टोटल बताना है। वो हम किस तरह करेंगे? वो बेटा आप इस तरह करेंगे। आप देखें, अभी हमने डिस्कस किया कि तमाम इंटरवल्स सेम है, तो अगर मुझे एक स्टेप की इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं तमाम स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सकती हूँ। वो किस तरह से? वो इस तरह से, आपको एक स्टेप में पता है आप कितना एंगल कवर कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ स्टेप्स गिन लेते हैं, 5 तक जाने में कितने लगेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि देखें, ये एक स्टेप है, इसको नंबर 1 कह लें, सेकंड स्टेप इसको नंबर 2 कह लें, थर्ड स्टेप 3, फोर्थ स्टेप एंड 5 स्टेप। तो टोटल आपको 5 टाइम्स सेम एंगल से मूव करना पड़ेगा, तो आप 5 PM वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 PM पे कितना एंगल कवर हो रहा है, तो आप कह नहीं सकते कि आप मैं एक स्टेप का जो एंगल है उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। PM पे अगर हम 5 स्टेप्स ले लें उस सेम अमाउंट ऑफ एंगल से, तो हमें वो एंगल मिल जाएगा। वो क्या होगा? 5 × π/6 रेडियंस। तो आप देखेंगे कि आपको 5 π/6 रेडियंस को सॉल्व करना है और आपको वो एंगल पता चल जाएगा, और वो एंगल इस केस में होगा 2.6 रेडियंस। इसको आप डिग्रीज में भी चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपने किस में चेंज करना है, मगर इस क्वेश्चन में आपसे रेडियंस में मांगा गया है तो आपको रेडियंस में ही करना है। हो सकता है किसी और सवाल में आपसे वो डिग्रीज में मांग ले, तो आप वहाँ पे ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। और आपको डेरिवेशंस तो पता है कि किस तरह रेडियन से डिग्री में जाना है और डिग्री से रेडियन में आना है, एंड आई होप सो आपको याद भी हो। फॉर रिपीटिशन मैं लिख भी देती हूँ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि बहुत आसान है। इसमें बेसिकली हमने पहले तो पढ़ लिया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू एक्चुअली 557.3 डिग्रीज, मगर 1 डिग्री किसकी इक्वल होता है? आपको पता है, हमने पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, ठीक है। और अगर आप पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें अप्रॉक्सीमेटली 3.14/180, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, और ये इसका जवाब है। चलें, ठीक है, ये तो हो गया। आपसे वो 1 डिग्री भी पूछ सकता है, 2 डिग्री भी पूछ सकता है, 3 डिग्री भी पूछ सकता है, एनी अमाउंट ऑफ डिग्री पूछ सकता है कि आप उससे रेडियन में कन्वर्ट करें। और आपको कन्वर्जन रिलेशंस, ये रिलेशन लाजमी याद होना चाहिए, और आपको रेडियंस वाला भी याद होना चाहिए, ठीक है। एंड आई नो आई हैव प्रॉमिस समथिंग कि मैं आपको लेक्चर के एंड में एक स्टोरी बताऊंगी कि वाई दिस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि इन 90s नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया था मार्स के लिए, उसका क्लाइमेट वेदर डिस्कस करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, और डिफरेंट टीम्स उसके डाटा को देख के स्टडी करी थी और उसे मज़ीद गाइड करी थी कि उसने किस तरह मूव करना होता है थ्रू रेडियो सैटेलाइट्स एंड ऑल। तो हुआ ये कि 2 डिफरेंट टीम्स स्टडी कर रही थी, और दोनों डिफरेंट टीम्स डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रहे थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हो सकता है कोई आपके पास मीटर्स में डील कर रहा था, कोई फीट्स में डील कर रहा था। तो उसकी वजह से हुआ ये कि जब उन्होंने आपस में अपना डाटा शेयर किया, तो उन्होंने अपना डिफरेंट यूनिट्स का जो सिस्टम था वो शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो जो सैटेलाइट थी वो लॉस्ट हो गई इन डीप स्पेस। तो आपने देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कंसिस्टेंसी किस कदर ज़रूरी है। एक स्मॉल यूनिट ही था ना, मीटर हो या सेंटीमीटर हो, हम तो ये सोचते हैं, मगर इट्स नॉट अ वेरी ट्रिवियल थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप इस किस्म के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, इवन छोटे भी, आपको अभी से आदत होगी तो ही आप उस स्केल पे जाके अच्छे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकेंगे। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हो या कोई और भी यूनिट का सिस्टम हो, आपको हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करना चाहिए। और वेन एवर यू आर डिस्प्लेइंग योर रिजल्ट्स और कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, तो आपको जो यूनिट्स का सिस्टम है उसको ज़रूर मेंशन करना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि आप इस यूनिट में काम करें तो इसमें ही काम करें। अभी बहुत सी आप जगहों पे देखेंगे कि डिफरेंट यूनिट्स के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, कि कहीं जगह पे जो लेंथ है वो फीट और इंचेस में मेजर किया जाती है, जबकि हम उससे माइल्स या किलोग्राम में किलोमीटर में मेजर कर रहे होते हैं। और कहीं जगह पे जो आपके पास मैस है वो पाउंड्स में मेजर किया जा रहा होता है, और हम उसे केजीज या ग्राम्स में ये करे होते हैं।
तो इट्स ओके अगर आप डिफरेंट पे काम भी करें, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं तो आप सेम यूनिट्स पे काम करें। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक यू कैन रीच आउट। कोई मसले मसाइल हैं मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि उन सबका जवाब दूँ। और हैव अ गुड डे।